हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे। 2023 2024 का सॉल्यूशन हमने पूरा कर लिया और 2022 वाले के 120 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज इस लेक्चर में उससे आगे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन आपका एसएससी जेई मेंस और जो आपके स्टेट के बाकी और एग्ज़ाम हैं, जैसे बेस हरियाणा का जेई है या फिर असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम इरीगेशन वाले में आया हुआ है या और भी कोई एग्ज़ाम, उन सभी के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाला है। तो 121 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए स्टील प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर फॉर विच द ट्रांसलेशन एंड रोटेशन आर रेस्ट्रिक्टेड एट बोथ द एंड। यानी स्टील का आपको मेंबर दिया हुआ है, दोनों तरफ से फिक्स कर दिया। ट्रांसलेशन यानी कि मूवमेंट भी नहीं कर सकता, रोटेशन यानी रोटेट भी नहीं कर सकता। तो उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होएगी? उसकी इफेक्टिव लेंथ हम लेते हैं 0.5 L। कितनी लेते हैं? 0.5 L। अगर सोम का क्वेश्चन होता, अब ये स्टील का क्वेश्चन बन गया तो इसके अंदर हमें रिकमेंडेड लेंथ लेनी पड़ती है जो IS कोड ने हमें रिकमेंडेड करी है, जो कितनी हो जाएगी 0.65 L, यानी कि डी ऑप्शन 121 का डी ऑप्शन, यानी जिसके दोनों एंड फिक्स होते हैं उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है? 0.65 L। अगर यहाँ थ्योरेटिकल लेंथ होती तो 0.5 L लेते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय कंसीडरिंग द नेट एरिया, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड पार्शियल फैक्टर सेफ्टी एज गामा ml, द IS कोड फॉर्मूला फॉर प्रीलिमिनरी डिजाइन ऑफ ए टेंशन मेंबर फॉर डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन। भाई कोई स्टील का मेंबर है, उसकी आपको नेट एरिया दे रखी है और अल्टीमेट स्ट्रेस दे रखी है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? डिजाइन स्ट्रेंथ। डिजाइन स्ट्रेंथ आपको पता भाई उसके एरिया के बराबर मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी स्ट्रेंथ है डिवाइड बाय जो उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, इसके बराबर होएगी। तो आपने को आंसर यहीं याद रखना है, AFU डिवाइड बाय गामा ML। अब इसने अल्फा एक्स्ट्रा दे दिया, तो इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है तो कुछ चीज़ें इसने एक्स्ट्रा दे दी, तो उसको आप देख। बाकी SSC के लिए और हमारे और एग्जाम के लिए आपको यहीं याद रखना है, नेट एरिया मल्टीप्लाई बाय अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय गामा M1। ठीक है। अगर इसमें यील्ड का होता, ये तो हर अल्टीमेट स्ट्रेंथ के हिसाब से, अगर यील्ड के हिसाब से स्ट्रेंथ निकालते तब हम क्या लेते? तब हम ग्रोस तो एरिया लेते। क्या लेते? एरिया ग्रोस मल्टीप्लाई बाय यील्ड की स्ट्रेंथ डिवाइड बाय गामा M0। यहाँ पे गामा M1 लिया है ना हमने, अगर यील्ड होता तो गामा M0 लेते हम। ठीक है, तो उस चीज़ को याद रखना। SSC जेई में क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा ऊपर का नहीं पूछेगा। तो पता होना चाहिए भाई, जब अल्टीमेट करेगा तब तो भाई नेट वाला जो सेक्शन होगा वहाँ से फेल होएगा, और जब यील्ड करता है तो ग्रोस एरिया के वहाँ से फेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। बीम की क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट, फ्लोर बीम आर ओपन रेफर टू एज गर्डर। जो फ्लोर की बीम होती है उनको हम गर्डर कह देते हैं। ठीक बात है ये। जोस्ट इज ए बीम सपोर्टिंग द फ्लोर कंस्ट्रक्शन बट नॉट ए मेजर बीम। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। जो जोस्ट होता है वो एक बीम होती है जो कि फ्लोर के कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करती है, लेकिन वो मेजर बीम नहीं होती। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो, इंडिया के अंदर तो ये जोस्ट वगैरह है इसका कोई अपने को काम होता नहीं भाई, हम तो कंक्रीट के फ्लोर लगा बनाते हैं, ईंट पत्थर के फ्लोर जो होते हैं। बाकी जो दूसरे देशों में फ्लोर बनते हैं वहाँ पे जोस्ट वगैरह का यूज हो जाता है। एक तो इसके अंदर आपको मेन बीम दिख रही होगी जिसको इन्होंने सपोर्टिंग बीम लिख रखा है। फिर जो ये 4 बीम जाने लग रही है उसको क्या लिख रखा है? फ्लोर जोस्ट। ये क्या होती है? फ्लोर जोस्ट होती है, और इसके ऊपर फ्लोर की जो भी हमारी कवरिंग होती है उसको हम लगा देते हैं। दूसरे देशों में होता है, अपने देश में आपने नहीं देखा होगा, तो इस वजह से आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। बाकी इतना याद रख लेना, जो मेन बीम होती है उसके ऊपर जोइस्ट रखे जाएंगे और उन जोइस्ट के ऊपर जो भी हमारी कवरिंग होती है वो आ जाती है, और मेजर बीम नहीं होती है। अगली स्टेटमेंट, राफ्टर इज ए रूफ बीम यूजुअली सपोर्टेड बाय रूफ ट्रस। जो राफ्टर होती है वो एक रूफ की बीम होती है जो कि रूफ ट्रस के द्वारा सपोर्टेड रहती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। जो हमारी रूफ की ट्रस है उसके ऊपर जो बीम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परलिन। और परलिन के ऊपर क्या होती हैं? जो बीम होती हैं उसको हम राफ्टर बोलते हैं। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो भाई, जो अंदर वाला आपको फ्रेम दिख रहा है वो तो हमारी रूफ की ट्रस हो गई, उसके ऊपर फिर परलिन है, और परलिन के ऊपर क्या है? परलिन के ऊपर राफ्टर है। ठीक है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है वो परलिन है। जो रिज बोर्ड है उसके जो पैरेलल है वो परलिन, और परलिन के ऊपर क्या रहेगी? परलिन के ऊपर राफ्टर आती है। और नीचे जो बीम आपको दिख रही है उसको हम टाई बीम बोलते हैं। ब्लैक कलर से जो बीम दिख रही है वो टाई बीम हो गई हमारी।
तो परलिन के ऊपर राफ्टर आता है। तो रूफ ट्रस के ऊपर जो बीम होती है उसको परलिन बोलेंगे और परलिन के ऊपर जो बीम है उसको राफ्टर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपली सपोर्टेड स्टील बीम 8 मीटर लॉन्ग सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 8 मीटर की बीम है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बताना है आपको एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 mm फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से 50 mm की डिस्टेंस पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बताना है। तो जो वो होता है बेंडिंग मूवमेंट वो भी मैक्सिमम वाला लेंगे। तो बेंडिंग मूवमेंट आपको निकालना आता है। बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम क्या होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, WL²/8। ये बेंडिंग मूवमेंट का आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो, वैसे तो हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद ही रहे भाई। अगर पॉइंट लोड रहता तब तो WL/4 हो जाता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो WL²/8। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हमने निकाल लिया WL²/8। अब बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, M/I σ/Y E/R यही होती है ना भाई। M/I = σ/Y = E/R। अब हमें मैक्सिमम बेंडिंग वो निकालना है, स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। बेंडिंग मूवमेंट को हम लिखते हैं M से, बेंडिंग स्ट्रेस को लिखते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा = MY/I। आई क्या है इसका, आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो इन्होंने दे रखा होगा। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने दे रखा है 10 × 10⁵ mm⁴ और जो बेंडिंग मूवमेंट है WL²/8 से आपने निकाल लिया। बेंडिंग मूवमेंट पता और कितनी दूरी पर निकालना, 50 mm पे। जो y होता है इसके अंदर वो क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पर निकालना, × 50। तो ये आप इजीली कर सकते हो। तो आज हमने इंजीनियरिंग सर्विस के जितने क्वेश्चन करे सारे आप इजीली सोल्व कर सकते थे। तो आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग सर्विस के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ता, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो इनके सिलेबस में अलग है वो अपने को अलग से करनी रहती हैं। 125 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन ऑफ बीम कॉलम इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको बीम और कॉलम का डिज़ाइन करना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको लोड पता होना चाहिए कितना लोड आएगा। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या, डिटरमाइन द फैक्टर्ड लोड एंड मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बीम कॉलम यूजिंग ए फर्स्ट ऑर्डर इलास्टिक एनालिसिस। अब इतने एनालिसिस वगैरह में तो अपने को नहीं जाना, लेकिन इतना तो हमको पता है ना भाई, सबसे पहले तो लोड निकालना पड़ेगा, बीम के ऊपर कितना लोड आ रहा है। जो सिंपल हम बीम का डिज़ाइन करते थे उसमें ऐसे ही पढ़ते हैं। पहले तो जैसे सब्जेक्टिव पेपर होता था, आजकल तो ऑब्जेक्टिव है, तो ये डिज़ाइन वगैरह करना पड़ता था बीम को। लेकिन वैसे भी आपको पता भाई, पहले तो हम लोड निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक इनिशियल सेक्शन हम एज्यूम कर लेते थे कि भाई 150 बाई 300 का सेक्शन ले लो। फिर उसके अंदर क्या करते थे भाई, उतना मूवमेंट वो झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा, यानी उसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना आ सकता। अगर वो आ रहा है उससे कम, भाई जितना लग रहा है उससे ज़्यादा वो सेक्शन हमारा ले सकता है बेंडिंग मूवमेंट को, तो हमारा सेक्शन ठीक रहता था। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है भाई, कोई एक सेक्शन लेंगे हम और उसके अंदर कैलकुलेशन करके देखेंगे। थर्ड स्टेटमेंट इसमें लिखी हुई है क्लासीफाई द क्रॉस सेक्शन एज पर दी IS कोड, तो वो तो सेम ही चीज़ लिखी हुई है दूसरी और तीसरी। फोर्थ स्टेटमेंट, फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट द मेजर एंड माइनर ऑफ द मेंबर। उसकी हम बेंडिंग के अंदर स्ट्रेंथ निकालते हैं, अगले फॉर्मूला के अंदर क्या करते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं। और अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है जो हमने लोड लगाया हुआ, तो हमारी बीम क्या सेफ है, हमारी बीम हमारी सेफ हो जाती है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। भाई पहले आपने लोड लगाया, फिर मतलब कितना उसके ऊपर लोड लग सकता है वो आपने कैलकुलेट करा, फिर आपने उसका कोई सेक्शन एज्यूम करा भैया एक्सपीरियंस के हिसाब से कि भाई इतने बाई इतने की बीम लगेगी, फिर आपने कैलकुलेशन करके ये देख लिया कि वो सेफ है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए टेंसाइल स्ट्रेंथ गवर्न बाय यील्डिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रूफ ट्रस। डायगनल उसका साइज दे रखा है 100 × 75 × 6 भाई 100 इसके लंबे वाली लेंथ, 75 छोटे वाली और 6 mm इसकी थिकनेस हो गई। यील्ड स्ट्रेंथ 250 मेगापास्कल। कनेक्टिंग टू द गजट प्लेट बाय 4 mm वेल्ड एज शोन इन द फिगर, टेक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एज 1.10। इसमें जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, एक तो गजट प्लेट है, उसके ऊपर आपने भैया एंगल सेक्शन लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ आ सकती है, ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था उसमें क्या थी अल्टीमेट, इसमें है यील्डिंग, और यील्डिंग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था भाई, ग्रॉस एरिया लेंगे। तो नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं, विद डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन कितनी होगी, ग्रॉस एरिया यील्डिंग डिवाइड बाय गामा m0। ऊपर भी मैंने बताया था जहाँ भी यील्ड आएगा वहाँ गामा m0 देंगे, जहाँ भी रप्चर होगा या फिर वेल्डिंग वाला क्वेश्चन है तो वहाँ गामा m1 लिखेंगे, ठीक है। गामा m0 की वैल्यू होती है 1.1,
जो गामा एम नोट होता है उसकी वैल्यू होती है 1.1, और जहाँ पे गामा M1 लिखा होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.25। ये पार्शियल फैक्टर सेफ्टी होते हैं, यील्डिंग में 1.1 और रप्चर के अंदर 1.25। ये आपको याद रखने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूज, वैसे इसने दे भी रखा खुद भाई पार्शियल फैक्टर सेफ्टी 1.10। तो ग्रोस एरिया आपने निकालना, ग्रोस एरिया इस एंगल का आप निकाल सकते हो भाई, दोनों साइड की लेंथ आप ऐड कर दोगे और उसकी जो थिकनेस है वो माइनस कर दोगे। ठीक है, दोनों की लेंथ ऐड करी, थिकनेस माइनस करी, मल्टीप्लाई बाय जो इसकी थिकनेस है, एरिया आ गया क्रॉस सेक्शन का, मल्टीप्लाई बाय यील्ड में स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो भाई ये 230 किलो न्यूटन का लोड ये ले सकता है। अगला क्वेश्चन, एक टेंशन मेंबर है जो कि एंगल से बना हुआ है, उस एंगल का साइज हमको दे दिया भाई 200 mm उसके लंबे वाली साइड है, 150 mm छोटे वाली साइड और 15 mm उसकी थिकनेस है। ये एंगल है जो एल शेप का दिख रहा है। ठीक है, ग्रोस एरिया उसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 18 mm के 2 बोल्ट लगाए हमने जैसे कि डायग्राम में दे रखे हैं। तो इसका नेट एरिया कितना होगा? तो इसमें तो आपसे स्ट्रेंथ और ट्रेंथ कुछ नहीं निकालिए, बस आपसे ग्रोस एरिया निकलवाया। ठीक है, ये एल शेप का एंगल सेक्शन था आपका, यहाँ लगाओगे तो 2 होल करे तो यहाँ पे छेद हो गया, तो इस वजह से 2 छेद दिख रहे हैं इस एल शेप के अंदर। ठीक है, आपको नेट एरिया कैसे निकाल लोगे? या तो ग्रोस एरिया निकाल लो आप और उसमें से इस होल का एरिया माइनस कर दो। 2 होल हैं तो डायमीटर π/4 डायमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो भी थिकनेस है, एरिया निकालना तो सिंपल वही होएगा π/4 डायमीटर का स्क्वायर। और ग्रोस एरिया कैसे निकाल लोगे आप? ग्रोस एरिया कैसे निकालते हैं वो मैंने बता ही दिया आपको। क्या करोगे, 200 + 150, इन दोनों साइड की लेंथ ऐड कर लिया आपने, -15 भाई 15 mm उसकी जो थिकनेस थी वो माइनस कर दी। वो माइनस हम क्यों करते हैं भाई, जब आपने 200 mm लिया तब भी वो गिना गया, 150 mm लिया तब भी वो गिना गया, तो एक बार वो 15 mm ने माइनस कर दिया। 200 + 150 - 15 ब्रैकेट क्लोज, ये तो हो गई लेंथ इसकी, मल्टीप्लाई बाय 15 mm, ये हो गया इसका ग्रोस एरिया। क्या हो गया? ग्रोस एरिया। अब नेट एरिया निकालना था तो ग्रोस एरिया निकाल के बोल्ट का जो होल का एरिया है उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर एरिया तो इसका दे ही रखा है पहले से भाई, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। इसको साइड से देखोगे तो ये तो आपकी गजट प्लेट है, ये आपका कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, एक छेद इसमें यहाँ हो रखा है भाई, बोल्ट लगेगा, एक छेद इसमें यहाँ हो रखा है, तो आपको एरिया माइनस करना पड़ेगा। एरिया कौन से वाला लेना पड़ेगा? इसको अब खींच कहाँ से रहे हैं, ये वाली साइड है ना, ये वाला एरिया निकालने लग रहे हैं हम, जो मैंने शेड करा था। ठीक है, जो शेडेड वाला एरिया हम निकाल लेंगे। और छेद इसके अंदर यहाँ पे, बोल्ट हमारा यहाँ लग गया है, तो एरिया भी हम ये वाला लेना पड़ेगा जो हाईलाइट किया है। तो इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर के बराबर तो इसकी क्या हो जाएगी, हाइट ले लो या फिर लेंथ ले लो, और जो इसकी ये थिकनेस है ये कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 15 mm। ये कितनी हो जाएगी? 15 mm। जो भी इसकी भाई थिकनेस थी प्लेट की 15 इंटू जो भी डायमीटर था इसका, कितना डायमीटर है 18, और 2 हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। बाकी ये तो आपको दिया हुआ होल का डायमीटर 20 mm। ठीक, 18 mm के बोल्ट थे, 20 mm का डायमीटर है, तो 20 गुणा में 15 कितना आ जाएगा? 300। 2 हैं तो 600, 3000 - 600 2400 mm स्क्वायर। इसके अंदर एरिया अपने को π/4 डायमीटर का स्क्वायर नहीं लेना था, जैसे मैंने साइड से आपको डायग्राम बना के दिखाया उस तरीके से एरिया कंसिडर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लेट गर्डर दी हुई है जिसके ऊपर बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है 200 kN/m का, विड्थ और थिकनेस उसकी है फ्लैंज की 200 mm और 10 mm। ठीक है, इकोनॉमिक डेप्थ ऑफ द गर्डर एज्यूमिंग द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द फ्लैंज ओनली। तो भाई आपको प्लेट गर्डर दिया हुआ है। ठीक है, प्लेट गर्डर कह लो उसको, दिखने में तो सिंपल गर्डर जैसा ही होएगा। प्लेट गर्डर क्या होता है, ढेर सारे एंगल का और प्लेट से बना के हम एक वो बना देते हैं गर्डर, उसको प्लेट गर्डर बोल देते हैं। ठीक है, अब उसकी इकोनॉमिक डेप्थ बतानी है आपको, और जो उसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है कौन वो रजिस्ट करेगा? फ्लैंज ओनली, यानी कि जो वेब वाला पार्ट है वो उसके रेजिस्टेंस में हिस्सा नहीं ले रहा। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, कंप्रेसिव फोर्स कितनी होएगी इसका जो ऊपर वाला कंप्रेशन वाला फ्लैंज है भाई, यील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। और जो इसका टेंशन वाला फ्लैंज है, फ्लैंज कौन सा होता है? जो ऊपर वाला ये सीधी लाइन दिख रही है आपको, नीचे वाली सीधी लाइन दिख रही है, इन दोनों को फ्लैंज बोलते हैं। उसमें कितना टेंशन होगा भाई? यील्ड स्ट्रेंथ इनटू एरिया।
अब जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है एफ वाई इंटू ए, डिस्टेंस कितना जो इसकी डेप्थ होएगी उसको हम लीवर आर्म बोल देते हैं, जो डिस्टेंस होता है। जो बार से मूवमेंट लग रहा है वो हमको पता भाई 200 किलो न्यूटन पर मीटर का बेंडिंग मूवमेंट, इसको रजिस्ट करना है। तो 200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें पता है भाई इसको कितने का रजिस्ट करना है, 200 का रजिस्ट करना। बार से इसके ऊपर 200 का वो लग रहा है जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, सब्जेक्ट टू बेंडिंग मूवमेंट ऑफ 200। ये किसके बराबर होएगा भाई, इस वाले में जो फोर्स है भाई यील्ड स्ट्रेंथ इनटू एरिया। कंक्रीट तो है नहीं, कंक्रीट होती तो क्या लेते हैं हम, कंक्रीट होती तो एफ सी के इंटू एरिया यहीं लेते हैं ना। अब स्टील है तो एफ वाई इंटू एरिया ले लिया हमने। तो ये किसके बराबर होगा, एफ वाई इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाई डी। डी अपने को निकालनी है, एरिया कितना है इसका, एरिया निकाल लेंगे। 200 इसकी लेंथ है, 10 इसकी हाइट है, एरिया कितना है 2000, एरिया कितना है 2000। ये mm स्क्वायर है, क्या है mm स्क्वायर। इसको कर लो 10 की पावर 6। ये भी किसके अंदर आ गया, ये आ गया न्यूटन mm के अंदर आ गया, ठीक है। एरिया 2000 आ गया। एफ वाई कितनी दी हुई है अपने को 250, एफ वाई दी हुई है अपने को 250। 250 क्या है ये मेगा पास्कल, मेगा पास्कल है तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो मेगा पास्कल होती है वो किसके बराबर होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होती है। मेगा पास्कल किसके बराबर होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर के। तो 2000 है इधर 250, तो आगे तो फिर कैलकुलेशन ही करनी है। क्या आ गया ये, डेप्थ कितनी आ गई 200 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 250 इंटू 200 इंटू 10, यानी कि 400 mm में डेप्थ चाहिए। सिंपल बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। बस ये पता होना चाहिए जो एक्सटर्नल मूवमेंट है वो किसके बराबर होएगा भाई, कंप्रेसिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म, या ऐसे लिख दो टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। अब स्टील का सेक्शन है तो किधर से भी लिखो यील्ड स्ट्रेंथ इंटू एरिया। कंक्रीट का सेक्शन रहता तो उसमें कंक्रीट के हिसाब से लिख देते थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रोस सेक्शन यील्डिंग। पूरा का पूरा सेक्शन यील्ड होने लग रहा है, उसके रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको। पहला स्टेटमेंट, ए टेंशन मेंबर विदाउट द बोल्ट होल कैन रजिस्ट लोड अप टू ए अल्टीमेट लोड विदाउट फेलियर। भाई कोई टेंशन मेंबर है उसके ऊपर कोई होल ही नहीं उसके अंदर, तो वो अल्टीमेट लोड तक वो रजिस्ट कर सकता है। तो सही बात है, उसके अंदर जब भाई छेद है ही नहीं, होल है ही नहीं, तो उसका नेट एरिया भी ग्रोस एरिया के बराबर ही रहेगा। तो अल्टीमेट लोड तक उसको लोड को रजिस्ट कर पाएगा। अगर उसके अंदर छेद होते तो उसका नेट सेक्शन पहले फेल हो जाता, नेट सेक्शन उसका रप्चर हो जाता। दूसरी स्टेटमेंट, टेंशन मेंबर है व्हेन सब्जेक्ट टू अल्टीमेट लोड विल डिफॉर्म कंसिडरेबली इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। भाई किसी टेंशन मेंबर को आपने अल्टीमेट लोड लगाया तो भाई काफ़ी उसके अंदर डिफॉर्मेशन एलोंगेशन हमें देखने को मिलेगी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो सही बात है, जिस डायरेक्शन में आप लोड लगाओगे टेंशन मेंबर भाई स्टील का होगा, लोहा होगा तो खिंच जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर बिकम मोर सर्विसेबल अंडर द लार्ज डिफॉर्मेशन। अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ गया तो क्या वो सर्विसेबल हो जाएगा, तो गलत चीज़ है। डिफॉर्मेशन आएगा तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा स्ट्रक्चर हमारा, क्या हो जाएगा ख़राब। डिफॉर्मेशन यानी कि वही टेढ़ा मेढ़ा हो गया स्ट्रक्चर, दीवारों में क्रैक आ गई तो स्ट्रक्चर तो हमारा ख़राब हो गया, सर्विसेबल नहीं होता। तीसरी स्टेटमेंट गलत है। चौथी स्टेटमेंट कहते हैं भाई IS कोड क्या बताता है, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी 1.10 फॉर फेलियर इन टेंशन। तो सही बात है, हम 1.10 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते हैं। यील्डिंग के अंदर 1.10 का, रप्चर के अंदर 1.25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 5 क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे आएंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे आएंगे। क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। कंक्रीट की बीम दे रखी है अपने को, 4 मीटर का स्पैन है, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्रोस सेक्शन एरिया है भाई, 4 मीटर की बीम दे रखी है तो मेरे हिसाब से तो बेंडिंग मूवमेंट निकलवाएगा आपसे या शीयर फोर्स निकलवाएगा। चलो देखते हैं आगे। 300 बाय 550 की है, ओवरऑल डेप्थ 550 है इसकी, ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी ले लेंगे, इफेक्टिव डेप्थ इसकी 500 मान लेंगे, 50 mm का कवर सपोज करेंगे तो ठीक है। Fe415 यूज करिए, 250 mm स्क्वायर का एरिया है, इफेक्टिव डेप्थ 500, ठीक है। इसने खुद ही बता दिया भाई इफेक्टिव डेप्थ 500 mm है। सेल्फ वेट विद द डेड लोड ऑफ द बीम इज
डेड लोड और लाइव लोड किसके बराबर है? 4 किलोन्यूटन पर मीटर के बराबर है। ठीक है, लोड बता दिया अपने को कितना है। M15 ग्रेड की कंक्रीट है, सिग्मा CBC 5 मेगापास्कल और सिग्मा स्टील एंड टेंशन 230 है। तो भाई वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा CBC दे दिया ना अपने को 5 मेगापास्कल, सिग्मा ST 230। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछते हैं क्या बूझने लग रहा है ये। व्हाट इज द बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू द डेड लोड? डेड लोड की वजह से बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा? तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर बेंडिंग मूवमेंट किसके बराबर होता है? WL²/8। सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? WL²/8। 4 मीटर की बीम है, लोड 4 मीटर का, 4 × 4 का स्क्वायर बाय 8, 8 किलोन्यूटन पर मीटर। ऑप्शन में देखो कहाँ है, 8 किलोन्यूटन यानी कि 8000 न्यूटन मीटर। अब इस क्वेश्चन में कुछ करना था? कुछ नहीं करना था, इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन है तो ये कर रहे हो तो SSC क्या है तुम्हारे सामने। पर वही बात है, पेपर में तुम टेंशन ले जाते हो, फिर वो हाथ पाँव फूल जाते हैं और जो याद आता है वो भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलर रेशो किसके बराबर है? मॉडुलर रेशो का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC। मॉडुलर रेशो का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC, और सिग्मा CBC हमें क्वेश्चन में दे ही रखिए 5 है, तो 56/3। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस? जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है उसकी डेप्थ कितनी होगी? तो कैसे निकालते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर? जो कंप्रेसिव साइड का एरिया है उसका मूवमेंट इज इक्वल टू टेंशन साइड में जो एरिया है उसका मूवमेंट। और अगर आपको ये क्या बोलते हैं मॉडुलर रेशो वगैरह पता है तो आप सीधा भी निकाल सकते हो। यहीं पढ़ते हैं ना हम फॉर्मूला, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का हम क्या पढ़ते हैं भाई? x इज इक्वल टू m सिग्मा CBC डिवाइड बाय m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा स्टील इंटेंशन मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। यहीं पढ़ते हैं। तो सिग्मा CBC को इसने C के टर्म में लिख दिया, m अपने को पता ही था भाई 56/3, C अपने को पता था भाई, यानी कि सिग्मा CBC में कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ, वो भी हमने पुट कर दिया। इफेक्टिव डेप्थ 500, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कितनी आ गई? 144.33 mm। और अगर LSM होता, अगर इस क्वेश्चन में LSM होता तो वहाँ तो हमने याद कर ही रखी है 0.53, 0.48, 0.46। भाई ये 250 वाली स्टील के लिए, ये 500 वाली के लिए, 415 वाली के लिए, तो वहाँ तो हमने याद कर ही रखे। और क्या बोलते हैं WSM में हम ऐसे निकाल ही सकते, कैलकुलेटर अपने को मिलेगा ही, कैलकुलेटर अपने को मिलेगा ही पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेक्शन इफ द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज 100 mm? अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 100 mm है, उसकी कैलकुलेशन इसने हमसे नहीं करवाई, खुद ही बता दी, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तुमको लिखना आता ही है भाई, कंप्रेसिव साइड में कितना फोर्स है, WSM का क्वेश्चन है। तो ये आपकी बीम है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे, वो स्ट्रेस का डायग्राम ऐसे बनता है। हम स्ट्रेस को कैसे एज्यूम करते हैं? लीनियर। यहाँ पे कितना स्ट्रेस आएगा? यहाँ आएगा CA, यहाँ कितना आएगा 0, तो एवरेज कितना हो गया? एवरेज हो गया CA प्लस 0 डिवाइड बाई 2। एवरेज फोर्स कितनी होगी? CA डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया, मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये क्या आ गया? फोर्स। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लीवर आर्म से। लीवर आर्म किसके बराबर होता है? DA माइनस XA/3। भाई जो इसकी टोटल डेप्थ है माइनस XA/3, क्योंकि इसका जो क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लो, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होएगा? XA/3 पे। ट्रायंगल का तो H/3 पे ही होता है ना, तो बस सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका आ गया भाई, कंप्रेसिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म। लीवर आर्म आपको क्वेश्चन में खुद से इसने दे ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परमिसिबल लाइव लोड ऑन दी बीम? तो परमिसिबल लाइव लोड बीम के ऊपर कितना हो सकता है? तो उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पता होना चाहिए। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हमने इस वाले क्वेश्चन में निकाल लिया भाई, 26.833, और उसको किसके बराबर लिख दो? बेंडिंग मूवमेंट किसके बराबर होता है? WL²/8। तो लोड लगा लो, वो निकाल सकते हो आप कितना लगेगा। लेंथ आपको पता ही है 4 मीटर की, तो टोटल लोड हमारा आया 13.477। अब इसके अंदर लाइव लोड भी है, डेड लोड भी है। डेड लोड आप क्वेश्चन में दे ही रखा था 4, तो लाइव लोड हमने अलग से निकाल लिया। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान आसान आएंगे इसी टाइप के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेक्शन हमारा अंडर रीइंफोर्स है। कब? अंडर रीइंफोर्स का क्या मतलब भाई? उसके अंदर स्टील की कमी है और जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से कम है। अंडर रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है? अंडर यानी कि कुछ कम है उसमें, एक्चुअल डेप्थ उसकी क्रिटिकल से कम और स्टील की कमी है।
तो ऑप्शन पढ़ते हैं ऐसा कौन सा है, तो बी ऑप्शन ऐसा सही है। डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होगी तो हमारा अंडर रीइंफोर्स होगा, ओवर रीइंफोर्समेंट में ज़्यादा हो जाती है और बैलेंस वाले में बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हमें बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और अप्लाइड लोड के बारे में। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू द डिस्ट्रीब्यूशन लोड, तो बिल्कुल सही बात है भाई। शियर फोर्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, जो हम लोड लगा रखे हैं वो मिल जाएगा। बेंडिंग मोमेंट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो शियर फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन करेंगे लोड का तो शियर फोर्स, और शियर फोर्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट भी सही हो गई भाई, शियर वो बेंडिंग मोमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, शियर फोर्स। तीसरी स्टेटमेंट, बेंडिंग मोमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू द डिस्ट्रीब्यूशन लोड, तो तीसरी स्टेटमेंट तो गलत हो गई, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट हमने देख लिया ना, बेंडिंग मोमेंट का रेट ऑफ चेंज किसके बराबर होता है, शियर फोर्स के बराबर होता है। आखिरी स्टेटमेंट, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड इज ऑलवेज जीरो, जो फ्री एंड होता है उसके ऊपर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, एसएससी जेई में और स्टेट के जेई के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं आता अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेंडिंग की थ्योरी होती है उसके क्या क्या एजम्पशन होते हैं, व्हाट आर द एजम्पशन इन प्योर बेंडिंग थ्योरी। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मटेरियल इज हेट्रोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, हम क्या एज्यूम करते हैं, होमोजीनियस मटेरियल लेते हैं। कैसा मटेरियल लेते हैं, होमोजीनियस लेते हैं, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। तो पहली स्टेटमेंट गलत होते ही ऑप्शन देखो आपका आंसर तो आ ही गया भाई 2 और 3। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द स्ट्रेस इज प्योरली लॉन्गिट्यूडनल एंड लोकल इफेक्ट नियर कंसंट्रेटेड लोड विल बी नेग्लेक्टेड, जो स्ट्रेस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और लोकल इफेक्ट कंसंट्रेटेड लोड की वजह से हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे बीम है, बीम के ऊपर कहीं पे आपने पॉइंट लोड लगाया 4 किलो न्यूटन का, तो जिस पॉइंट पे लगाओगे वहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करते, हम ये मानते हैं भाई रिजिड टाइप की बीम हमारी और वो इक्वली साइज आ रहा है एक टाइप से। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज कंपेयर विद द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बीम का वो लार्ज होता है, तो बिल्कुल सही बात है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है स्ट्रेट लाइन का किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई बीम का जो बीम भी बिल्कुल सीधी रहती है, तो बहुत लार्ज वैल्यू होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को रहने दो, थ्योरी ऑफ उसका स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ये, तो इसको हम नहीं देखते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेक्टेंगुलर बीम है, 4 मीटर की लेंथ है, 100 mm वाइड है, 200 mm डीप है, ठीक है। शियर फोर्स है 100 किलो न्यूटन का, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो जो सोम वाला चैप्टर है उसके अंदर से क्वेश्चन है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो डायरेक्ट आपने याद कर रखा है रिजल्ट वो लगाना है इसके अंदर। रेक्टेंगुलर बीम के अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर रहेगा, 3/2 ऑफ एवरेज, और एवरेज किसके बराबर रहेगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स कितना है 100 किलो न्यूटन का, एरिया कितना है 200 × 100। अगर यहाँ पे ट्रायंगुलर होती तो ट्रायंगल में भी यही रहता 3/2 ऑफ एवरेज, सर्कल होता तो सर्कल में 4/3 ले लेते, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और जो शियर स्ट्रेस हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू FA/y डिवाइड बाई I/B। F यानी कि शियर फोर्स, A एरिया, Y वही न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पे है, जिस वाले एरिया को हम कंसिडर कर रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास, I/B आएगा नीचे, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, B यानी कि उस वाले क्रॉस सेक्शन पे विड्थ कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the maximum deflection of a cantilever beam of length L subject to a point load at a distance A from the fixed end। एक कैंटिलीवर बीम दी हुई है जैसे डायग्राम में आपको दिख रही है, उस L इसका पूरा डिस्टेंस है और A डिस्टेंस दूर पे हमने क्या लगाया, एक पॉइंट लोड लगा दिया P करके, तो जो फ्री एंड है इसका B वाला पॉइंट, उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। SSC लेवल का ये क्वेश्चन बहुत बार किया हुआ हमने भाई। अगर ये बीम को A तक होती है, ठीक है, अगर बीम केवल A तक होती है जहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, तब डिफ्लेक्शन कितना आ जाता है पॉइंट लोड की वजह से, WL² / 3EI, वो WL³ / 3EI आ जाता है ना,
भाई स्लोप हो जाता और हमारा डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 2EI और डिफ्लेक्शन हो जाता डब्लू एल क्यूब अपॉन 3EI। लेकिन हमें निकालना उससे कुछ डिस्टेंस आगे, तो भाई जितना डिफ्लेक्शन पी के ऊपर है ना, पी वो डब्लू एल क्यूब अपॉन 3EI, वो तो होगा ही होगा प्लस थीटा इंटू एल, यानी कि जो एंगल बनेगा मल्टीप्लाई बाई लेंथ से कर देंगे तो उस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो डिफ्लेक्शन है वो किसके बराबर होएगा, वही जो पॉइंट लोड है उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन है वो किसके बराबर होता है, डब्लू एल क्यूब अपॉन 3EI, वो तो होगा ही होगा प्लस जो एंगल बनेगा एंगल मल्टीप्लाई बाई लेंथ, यानी कि थीटा इंटू लेंथ, जो डिफ्लेक्शन हो रही है उसकी वजह से वहाँ कुछ डिस्टेंस आके और डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो वो होगा एंगल बनेगा हमारा PA स्क्वायर अपॉन 2EI मल्टीप्लाई बाई लेंथ। इसमें पुट करोगे सारी वैल्यू को सेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा PA स्क्वायर अपॉन 6EI 3L माइनस A। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम टेंशन इन ए केबल शोन इन दी फिगर कैरी ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी 120 किलोमीटर पर मीटर। तो इस वाले को भी रहने दो, ऐसे JEE में आएगा नहीं अपना ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब सिलेबस का तो पार्ट है पर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का है। पिछले 3-4 साल से इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया और मेरे को पता है ज़्यादातर नए वाला चैप्टर पढ़ नहीं रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इनडिटर्मिनेसी वाला, ये भी छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लोड ऑफ 40 एंड 60 आर मूविंग टूवर्ड द सपोर्ट बी। भाई 2 लोड है, एक 60 का लोड है, एक 40 का लोड है, ठीक है। ऐसे लगा लो कोई गाड़ी है तो गाड़ी का अगले वाले टायर पे है जो एक्सल है वहाँ 40 किलो न्यूटन का लोड है, जो पिछले वाला टायर है उस पर 60 किलो न्यूटन का लोड है। इसी टाइप से कुछ है जो हम कर सकते हो। 6 मीटर उनके बीच में दूरी है। मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स कितना होगा बी के ऊपर। तो इसकी 2 कंडीशन बनती हैं। जो बी वाला पॉइंट है उसके ऊपर मैक्सिमम शियर फोर्स कब होएगा भैया, तो जब 40 वाला लोड उसके ऊपर टिका हुआ हो, या जब 60 वाला। जब 60 वाला लोड बी के ऊपर आएगा तब 40 वाला तो आगे निकल चुका होगा। आगे भाई जो भी पुल है या जो कुछ भी है, तो या तो -60 हो सकता है, ठीक है, बी के ऊपर। या फिर अगर 40 वाला लोड बी के ऊपर है और 60 वाला हल्का सा पीछे है तो उस टाइम निकाल लेते हैं। तो उस टाइम हमारी क्या कंडीशन बनेगी, ये आपकी बी में भाई जो 40 वाला लोड है वो बी के ऊपर है, 60 वाला कुछ दूरी पे है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, शियर फोर्स डायग्राम। 2 लोड लगने लग रहे हैं, शियर फोर्स डायग्राम से ऊपर ए और बी के ऊपर आप वो निकाल लो। ए के ऊपर कितना रिएक्शन है, बी के ऊपर कितना रिएक्शन है, तो बी के ऊपर जो रिएक्शन होएगा वही हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स होएगा। तो इस वाले केस में कितना आ गया, -77.5। वैसे सिलेबस में नहीं है ये SSC के, SSC में ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द यूज ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम इन ए स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस में कंप्यूटर का जो हम यूज करते हैं उसका क्या फ़ायदा, स्टेटमेंट वगैरह दे रखी है। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आना, लेकिन अगर होने वाला होगा तो देख लेते हैं। एनालाइज ए ट्रस विद रिजिड जॉइंट वुड बी ए लेंथी कंप्यूटेशन बाय द क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। दूसरी स्टेटमेंट, रिजिड जॉइंट आर एज्यूम टू बी पिन जॉइंट बाय द डिजाइनर टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। द कंप्यूटर प्रोग्राम एनेबल्ड टू कंसिडर द रियल सिचुएशन एंड ऑल्सो गिव द एक्यूरेट रिजल्ट इन ए क्विक टाइम। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं। भाई तीसरे वाली तो हमें वैसे नॉर्मली समझ में ही आ रही है, वही कंप्यूटर प्रोग्राम जल्दी रिजल्ट देगा हमें। बाकी पहली दोनों भी सही हैं। जो रिजिड जॉइंट होते हैं उनको हम पिन जॉइंट एज्यूम कर लेते हैं प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए, और रिजिड जॉइंट वाली जो ट्रस होती है उसको एनालाइज करना काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन लग जाती है कंप्यूटर में, तो थोड़ा स्लो चीज़ हो जाती है। तो इस वजह से उसको हम क्या कर लेंगे, पिन जॉइंट मान के अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे ट्रस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड इज ट्रांसमिटेड बाय बॉल टू रिवेट थ्रो सम बट नॉट ऑल द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट ऑफ द मेंबर। द इफेक्टिव एरिया इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग द नेट एरिया एंड रिडक्शन कोफिशिएंट यू एज ए। तो इसके अंदर ये क्या कह रहा है भाई, ये आपकी प्लेट है और आपने इसको ऐसे ज्वाइन करवा दिया, तो यहाँ तो आपने नट बोल्ट लगा दिए, लेकिन जो ये वाला एरिया है ये वाला तो इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। तो इसका नेट एरिया निकालने के लिए हम ग्रॉस एरिया में कुछ रिडक्शन कर देते हैं।
तो हम नेट एरिया कैसे निकालेंगे? नेट एरिया हम निकालते हैं रिडक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। जो शियर लैग होता है तो एक रिडक्शन कोफिशिएंट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आपने पढ़ा होगा ना भाई। ए नेट किसके बराबर होता है? A1 प्लस एन इंटू A2, और एन किसके बराबर होता है? 3A1 अपॉन 3A1 अपॉन A2। इस नॉर्मल वाले केस में इसी के बराबर होता है ना, ये जो शियर लैग वाला चैप्टर पढ़ते हैं आप। तो ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इफ द नेट एंड मूवमेंट ऑफ ए कंप्रेसर मेंबर आर जीरो देन सच मेंबर इज कॉल्ड एज ए। अगर कोई कंप्रेसर मेंबर है एंड मूवमेंट उसके जीरो है तो उस मेंबर को हम क्या बोलेंगे? एक्सियली लोडेड कॉलम। उसको हम क्या कह सकते हैं? एक्सियली लोडेड कॉलम। उसको हम कह सकते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम जिसके एंड मूवमेंट जीरो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर दैट इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ ए कॉलम अंडर ए कंप्रेशन लोड। जो कॉलम का बिहेवियर किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो जो यूलर ने हमें इक्वेशन दी थी भाई, किसी कॉलम के ऊपर हम कितना लोड लगा सकते हैं, वो क्या थी? पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, पाई स्क्वायर EI अपॉन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सेक्शन। तो भाई स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी है, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो कॉन्स्टेंट रहेगा सेक्शन का। तो सही बात है, ये हमारा एजम्पशन था। कॉलम में नॉट बी परफेक्टली स्ट्रेट एज द लोड इज अप्लाइड टू इट। बाकी जो यूलर था उसने तो स्ट्रेट ही कॉलम एज्यूम किया था। ये दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं इसको भी। तीसरी स्टेटमेंट क्या है? एंड कंडीशन में वेरी फ्रॉम केस टू केस। तो बात तो ये भी सही है भाई, जो एंड कंडीशन है कभी फिक्स रहेगा, कभी पिन रहेगा, कभी कुछ रहेगा। तो एंड कंडीशन तो केस टू केस वेरी कर सकती हैं। अच्छा, तो इसमें लिखा हुआ है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिसको यूलर ने इग्नोर कर दिया था? तो तीसरी वाली स्टेटमेंट तो सही है। यूलर ने क्या कहा था भाई, जो एंड कंडीशन है केस टू केस वेरी कर सकती है भाई, कभी फिक्स होएगा तो इफेक्टिव लेंथ अलग है, कभी अलग है। तो तीसरी तो ठीक है। बाकी दूसरे वाले मैंने बताई थी भाई, कॉलम स्ट्रेट रहता है और इसमें लिखा हुआ नॉट है परफेक्टली स्ट्रेट। बाकी पहले में कहने लग रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सेक्शन। बाकी यूलर ने तो यही बताया था भाई, मॉडुलस होमोजीनियस मटेरियल आपका आइसोट्रोपिक है, और भाई स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी यानी कि जो ई है उसका कांस्टेंट रहेगा। तो पहली वाली स्टेटमेंट को भी हम सही मान सकते हैं, और तीसरी वाली भी, दूसरे वाली गलत थी। यानी दूसरे वाली स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया यूलर ने। तो तीनों स्टेटमेंट हो गई, बस इसमें इतना ही समझो बस आप, और जो यूलर का फॉर्मूला देख लो आप। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो 2022 का सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम 2021 का सॉल्यूशन करेंगे। इसकी जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी, सिविल इंजीनियर्स डिस्कशन वाले पे, ठीक है। एक दूसरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर हरियाणा वाले बच्चे जुड़े हुए हैं जो JEE की तैयारी करते हैं। किसकी? HSSC JEE की। उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो उसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। अगर आप हरियाणा JEE की तैयारी कर रहे हो या आपको कोई फ्रेंड कर रहा है तो उसको बता देना आप उस चैनल के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड बाय टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।